नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आपका स्वागत है। 2019 की चुनावी तस्वीर पूरी तरह सामने आने में 359 दिन बाकी हैं। राजनीतिक हलचलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आज तो दिन ही सियासी भूचाल का था, तो शुरुआत उसी से करते हैं और आपको बताते हैं कि आज उपचुनावों के जो नतीजे आए उनका 2019 के चुनाव में क्या असर हो सकता है। 4 साल पहले बीजेपी अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब लगता है कि जनता को बीजेपी अच्छी नहीं लग रही है। कम से कम उपचुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। बीजेपी विरोधी दलों का ये जश्न उपचुनाव में जीत का है। 10 राज्यों में विधानसभा की 10 और लोकसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आज सामने आए। लोकसभा की 4 सीटों में से बीजेपी ने यूपी की कैराना और महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया सीट गंवा दी। कैराना में आरएलडी, एसपी, बीएसपी की कैंडिडेट तबस्सुम हसन ने बीजेपी की मृगांका सिंह को 44,618 वोटों से हराया। महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा उपचुनाव में एनसीपी के मधुकर कुकड़े ने बीजेपी के हेमंत पटेले को हराया। पालघर लोकसभा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र गावित ने जीत दर्ज कर बीजेपी की साख बचा ली। पालघर जीत हुई। विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। यूपी के नूरपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के नईमुल हसन ने बीजेपी की अवनी सिंह को हराया। ये सीट बीजेपी के हाथ से चली गई। बिहार के जोकीहाट में आरजेडी के शाहनवाज आलम ने जीती। ये सीट पहले जेडीयू के पास थी। झारखंड की गोमिया सीट पर जेएमएम की बबीता देवी और सिल्ली सीट पर जेएमएम की ही सीमा देवी को जीत मिली। इन दोनों सीटों पर एनडीए में शामिल एजेएसयू को हार का सामना करना पड़ा। पंजाब की शाहकोट सीट पर कांग्रेस के हरदेव सिंह लाडी को जीत मिली। ये सीट पहले अकाली दल के पास थी। मेघालय की अंपाती सीट पर कांग्रेस की मियानी डी शीरा को जीत मिली। कर्नाटक की राजेश्वरी नगर यानी कि आरआर नगर सीट कांग्रेस की मुनिरत्ना ने जीत ली है। केरल के चेंगनूर सीट पर सीपीएम के साजी चेरियन ने कब्जा जमाया, तो पश्चिम बंगाल की महेश ताला सीट टीएमसी के दुलाल दास ने जीतकर कब्जा बरकरार रखा। महाराष्ट्र की पालूस कादेगांव सीट पर कांग्रेस के विश्वजीत कदम निर्विरोध जीत ली। उन्होंने ये सीट। बीजेपी को सिर्फ उत्तराखंड की थराली सीट पर ही जीत मिली। ये सीट पहले भी बीजेपी के पास थी। इस बार यहां से बीजेपी की मुन्नी देवी शाह जीती। अब तक यही माना जाता था कि उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का होता है, लेकिन 2014 के बाद से ये मिथक अब टूटता जा रहा है। बीते 4 साल में लोकसभा की 23 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली है। इस दौरान विपक्षी दलों ने अपनी सीटें बरकरार रखी, जबकि बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। अब ये बीजेपी को सोचना है कि आखिर क्यों जनता एक के बाद एक उपचुनावों में उसके उम्मीदवारों को खारिज कर रही है। सबसे पहले बात कैराना की करते हैं, जहां ना मोदी की लहर चली, ना ही योगी का जादू चला, ना सहानुभूति वाला समर्थन मिला। जैसे बीजेपी गोरखपुर और फूलपुर का उपचुनाव हारी थी, वैसे ही कैराना बीजेपी के हाथ से निकल गया। आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली गठबंधन की प्रत्याशी तबस्सुम हसन इस कदर जीती कि बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह को रोना आ गया। उनके आंसू निकल आए। मृगांका के पिता ही कैराना से सांसद थे और उनके निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन मृगांका पिता की विरासत नहीं बचा पाई। जैसे ही तबस्सुम हसन ने बढ़त लेनी शुरू की, कैराना में आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती चली गई, वैसे वैसे बढ़त का फासला बढ़ता चला गया और आखिरकार तबस्सुम की जीत ने आरएलडी ही नहीं पूरे विपक्ष को झूमने पर मजबूर कर दिया। कैराना में आरएलडी की जीत की तस्वीर ये कुछ इस तरीके की है कि लोग अपनी गाड़ियों पर निकले हुए हैं और ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये आरएलडी की जीत की तस्वीर कैराना के अंदर। ये देखिए, बाइक पर लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर भी आरएलडी का झंडा लिया हुआ है। उत्साह आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह इनके अंदर है आरएलडी की जीत के बाद। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली तबस्सुम हसन ने आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही कांग्रेस और बीएसपी ने भी उन्हें समर्थन दिया था। एक तरह से वो संयुक्त विपक्ष की प्रत्याशी थी, इसीलिए उनकी जीत पर समाजवादी पार्टी से लेकर पूरे विपक्ष ने जश्न मनाया। कैराना में गठबंधन की जीत बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। मृगांका सिंह भी मानती हैं कि गठबंधन के फॉर्मूले ने हार दिला दी। तबस्सुम हसन हमारे साथ हैं। अब आप कैराना से संसद तक पहुंच गई हैं।
लेकिन इसकी वजह क्या मानती हैं, अपना काम या गठबंधन की ताकत? देखिए, सारे मुद्दे मिलके चले हैं। गठबंधन आपको लगता है कि 2019 में भी इसी तरीके से जीत हासिल करेगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह इसी तरीके से हासिल करेगा और बीजेपी को धूल चटाने का काम करेगा और सिर्फ 2 या 3 सीटों पे जैसे ये पहले थे वैसे ही सिमट के रहेंगे। जो भी फैसला आया है सम्मान है मुझे उस फैसले के प्रति, और जो गठबंधन की प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, लेकिन मान रही हैं कि ये गठबंधन बहुत मजबूत रहा और 2019 में भी नुकसान पहुंचा सकता है? जी, गठबंधन का प्रभाव तो दिखा ही है यहाँ पे, और समीकरण सब बदले हैं इस कैराना लोकसभा के गठबंधन के प्रभाव से। मैं ये कह सकता हूं, ये सामाजिक सद्भाव की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की जीत है, समाजवादी नीतियों की जीत है, देश को बांटने वाली राजनीति करने वालों की यह हार है। ये भी सही है कि विपक्षी पार्टीज भी अब सब मिलकर काम कर रही हैं। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं, और जो जनता चाहती है, मुझे लगता है उन्होंने जिस ढंग से वोट दिया है वो जनता भी चाहती है कि हम लोग मिलकर काम करें। जिन्ना जिसको मरे हुए इतने साल हो गए, उस गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया इस चुनाव में। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे गंदे ट्रम्प कार्ड चल दिए, लेकिन अगर हारते हैं तो ये भाजपा के अंत की शुरुआत है। तो उपचुनाव के नतीजे से कांग्रेस गदगद है और इसे बीजेपी के अंत की शुरुआत बता रही है। लेकिन बीजेपी ने कहा कि कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों की जीत में चीयर लीडर्स की तरह नाच रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि उपचुनाव की जीत हार हमारे लिए मायने नहीं रखती है। आज के भारतवर्ष के राजनीतिक अवस्था में कहीं न कहीं कांग्रेस को मध्य की स्थिति को छोड़कर दूर कहीं नेपथ्य से ही ताली बजाने का काम करना पड़ रहा है। कांग्रेस आज दूसरे पार्टियों के लिए चीयर लीडिंग या ताली बजाने का काम कर रही है, स्वयं कहीं भी राजनीति के मध्य में और धुरी में नजर नहीं आ रही है। आप कृपया करके बाई इलेक्शन को बैरोमीटर मानते हैं, हम बड़े इलेक्शन को बैरोमीटर मानते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जब मेन चुनाव आएगा तो मोदी जी का काम, भाजपा की नीयत, स्थायित्व और विकास की अपेक्षा जनता हमारे साथ आएगी। कैराना जैसा नतीजा नूरपुर में भी दिखा। यहां भी बीजेपी की एक नहीं चली और न ही सहानुभूति की लहर नजर आई। बीजेपी ने बिजनौर जिले की नूरपुर सीट भी गंवा दी। यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नईमुल हसन ने बीजेपी की उम्मीदवार अवनी सिंह को 6000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। टक्कर कांटे की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को विपक्षी दलों का समर्थन था, जिसके चलते बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। जनता खुश है। जिन लोगों ने, जिन मतदाताओं ने पूरी 30 कड़क धूप के अंदर अपना तन मन धन से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले आने वाले 2019 के चुनाव को गारंटी से कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया। मैंने अभी बोला बराबर की टक्कर चली है, 5000 का अंतर है हमें, लास्ट तक बराबर में चली है, तो दुख नहीं है। एक ही कैंडिडेट जीतता, या तो मैं जीतती या वो जीतते, तो वो जीत गए। ऐसा नहीं है, हार जीत लगी रहती है, ये जिंदगी का चक्र है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जहां बीजेपी को झटका लगा, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए थोड़ी खुशी और थोड़े गम वाला मामला रहा। भंडारा गोंदिया सीट पर जहां बीजेपी से छिन गई, तो वहीं पालघर को बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से बचा भी लिया। यहां पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना की हार हुई है, लेकिन वो हार कबूल करने को तैयार ही नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली कर जीत दर्ज कराई। शिवसेना ने चुनाव आयोग से दोबारा काउंटिंग कराने की भी मांग की। ये ईवीएम का घोटाला है, ये चीटिंग करके कैंडिडेट की जीत हुई है। यहाँ पर पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसका पूरेपूर जो इस्तेमाल हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। और चुनाव के दिन ईवीएम मशीन का बंद पड़ना, 100 से 150 मशीनें बंद हुई थी। जहाँ जहाँ शिवसेना का इलाका है, जहां शिवसेना के वोटर भारी पैमाने पर शिवसेना को वोट कर सकते थे, वहां पर मशीनें बंद थी। कर्नाटक में 104 पे क्यों, 112 पे चले जाते, भंडारा गोंदिया क्यों आते?
हम पालघर जीते और भंडारा गोंदिया में हारे, दोनों जगह ईवीएम में तो गड़बड़ियां पाएंगी। लेकिन हमारा भी यह कहना है कि चुनाव आयोग ने ये जिस प्रकार से गड़बड़ियां ईवीएम में हो रही है, गड़बड़ियों का अर्थ ये नहीं है कि वो लीक हो रहा है, जिस प्रकार से वो बंद पड़ रहा है, इससे बड़ा नुकसान हमारी पार्टी का होता है। और अब चलते हैं बिहार, जहां पर नीतीश कुमार को उपचुनाव में बड़ा झटका लगा। जोकीहाट विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने 41,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। जेडीयू के लिए ये हार इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि ये उनकी सिटिंग सीट थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश को बिहार की जनता ने चेतावनी दे दी है, तो वहीं जेडीयू का कहना यह है कि जोकीहाट में आरजेडी नहीं बल्कि सहानुभूति की जीत हुई। और ये जो जीत हुई है, ये जीत जनता की जीत है, लालूवाद की जीत है। और ये जनता ने ये साफ बता दिया है, नीतीश कुमार जी और बीजेपी को चेतावनी दी है कि आपने जो जनादेश का अपमान किया, 4 साल में 4 सरकारें बनाई, महागठबंधन को ठग करके आप बीजेपी के साथ चले गए, चोर दरवाजे से सरकार बना लिया। ये इसका जवाब देने का काम किया है बिहार की जनता ने, और इसका जवाब दिया है। नीतीश कुमार जी का ये गढ़ माना जाता था। आप 2005 से लगातार नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार जीतते थे, और इस बार वोटें कितनी मिली नीतीश कुमार जी को? जितने वोटें नीतीश कुमार जी को मिली उससे ज्यादा वोटों से तो हम जीते हैं। तो उपचुनाव को लेकर के बिहार में हम कह सकते हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब का वो क्षेत्र था, और वहां पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं थी। वहां राष्ट्रीय जनता दल के लोग भले ही खुश हो रहे हो, लेकिन वहां हमारी लड़ाई वहां तस्लीमुद्दीन साहब के सुपुत्र से थी, और तस्लीम साहब के मृत्यु से जो वहां सहानुभूति की जो लहर थी, उससे हमारी लड़ाई थी। जोकीहाट में जेडीयू की हार और हाल के दिनों में नीतीश कुमार के बयान को देखते हुए ऐसे कयास लग रहे हैं कि कहीं नीतीश फिर से एनडीए को छोड़ ना दे। लेकिन तेजस्वी ने कह दिया कि नीतीश के लिए दरवाजा बंद है, तो जेडीयू ने पूछ लिया कि महागठबंधन में आना कौन चाहता है। जिन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया, जनादेश के साथ खिलवाड़ किया, उनके लिए कोई महागठबंधन में जगह नहीं होनी चाहिए। जेडीएस भी कांग्रेस को लेकर कह रही थी। आप बिहार की बात कर रहे हैं और मेरी राय पूछ रहे हैं। हम अपने राय में तो हम यही बोल सकते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर जगह मिलेगा तो जनता हमको कभी माफ नहीं करेगी। आज हमारे चाचा पलटू नाम से जाने जाते, कल हम जाने जाएंगे। ने अप्लाई किया आरजेडी जैसी सड़ी हुई बेईमानों की, करप्ट लोगों की पार्टी में आने के लिए। दिस इज द पार्टी ऑफ द anarchist, this is the party of the most corrupt people. This is a casteist outfit. Who can go to a party like RJD? He is living in a fool's paradise. बिहार की तरह झारखंड में भी एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा। गोमिया और सिल्ली विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति ने जीत दर्ज की। गोमिया सीट पर जहां बीजेपी प्रत्याशी माधवलाल सिंह की हार हुई, तो वहीं सिल्ली में बीजेपी के सहयोगी दल आजसू के प्रत्याशी सुदेश महतो हार गए। झारखंड में बीजेपी सत्ता में है और उपचुनाव में दोनों सीटें हारने से रघुवर दास की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं जेएमएम का कहना यह है कि 2019 में भी हम विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। उपचुनाव में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के बाद दूसरी अच्छी खबर उत्तराखंड से आई। बीजेपी यहां पर चमोली जिले की थराली सीट बचाने में कामयाब रही। थराली उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। 15 दौर तक चली मतगणना के बाद बीजेपी कैंडिडेट मुनी देवी ने कांग्रेस कैंडिडेट जीत राम को 1872 वोटों से हरा दिया। बीजेपी कैंडिडेट ने इसे पीएम मोदी की नीतियों की जीत बताया है। वहीं कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पंजाब में बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। यहां के जालंधर में शाहकोट सीट पर हुए उपचुनाव में बाजी कांग्रेस के हाथ लगी। इस सीट से कांग्रेस कैंडिडेट हरदेव सिंह लाडी के अकाली दल के नायब सिंह काहोड़ को 48,801 वोटों से हराया। कांग्रेस ने 26 साल बाद इस सीट पर कब्जा जमाया। 1992 से ये सीट अकाली दल के पास थी। अकाली कैंडिडेट नायब सिंह काहोड़ ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। वहीं कर्नाटक में जेडीएस के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस के हाथ एक और सीट आ गई है, जिससे यहां उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। कर्नाटक की आरा नगर सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट मुनिरत्ना ने 41,162 वोटों से जीत दर्ज की। इस सीट पर बीजेपी दूसरे और जेडीएस कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे। ये वही सीट है जहां पर चुनाव से पहले एक फ्लैट से भारी संख्या में फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिले थे, जिसके बाद इस सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया था।
वहीं मेघालय उपचुनाव में भी बाजी कांग्रेस के हाथ में लगी है। यहां की अम्पाती सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की मियानी डे शीरा ने अपनी प्रतिद्वंदी जी मोमन को 3000 से अधिक वोटों से हरा दिया। ये सीट अपने नाम कर ली उन्होंने। इस जीत के साथ कांग्रेस एक बार फिर से मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई है। कर्नाटक की लीग पर चले तो जिस तरह से गवर्नर ने कर्नाटक में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने पर सरकार बनाने का न्यौता दिया था, उसी तर्ज पर अब कांग्रेस यहां की सबसे बड़ी पार्टी है और वह सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। अम्पाती सीट मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा की सीट थी। चुनाव के बाद संगमा ने 2 जगह से जीतने के कारण एक सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के पास 20 सीटें बची थी, जो बढ़कर अब 21 हो गई। मेघालय में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 20 सीट जीतने वाली एनपीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। दक्षिण के राज्यों में पैर जमाने की कोशिश में जुटी बीजेपी को केरल में भी झटका लगा। यहां की चेंगनूर विधानसभा सीट पर सीपीएम ने जीत दर्ज की। बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, ये सोचती थी। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी करवाई। बिप्लब ने त्रिपुरा चुनाव में लेफ्ट की मानिक सरकार की 25 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई थी। केरल में उन्हें प्रचार के लिए भेजकर बीजेपी वहां के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास पैदा करना चाहती थी और ये संदेश देना चाहती थी कि त्रिपुरा के परिणाम को दोहराया जा सकता है। लेकिन केरल के सीएम पी विजयन की रणनीति बीजेपी के गणित पर भारी पड़ी और सीपीएम कैंडिडेट एस चेरियन ने 20,956 वोटों के बड़े अंतर से चेंगनूर सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस यहां पर दूसरे और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। नतीजे यही है कि देश की जनता को अब ये सब पता चल चुका है कि बिना बीजेपी को सत्ता से अलग किए हुए देश को नहीं बचा पाएंगे। आज के दिन बेहतर देश और विकासशील देश बनाना है तो आज इनको सत्ता से दूर रखना जरूरी है और ये बात जो जनता ने समझी, इसके लिए जनता को भी बधाई। बंगाल में पैठ बनाने में जुटी बीजेपी को एक बार फिर से टीएमसी के हाथों मात खानी पड़ी। ममता बनर्जी की पार्टी ने महेश ताला विधानसभा क्षेत्र में उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया और बड़ी जीत हासिल की। टीएमसी कैंडिडेट दुलाल दास ने शुरुआत से जो बढ़त बनाई वो अंत तक बरकरार रखी। दुलाल दास ने 62,896 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बीजेपी यहां पर हारी जरूर, लेकिन खास बात ये रही कि वो लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गई। महेश ताला सीट पर 22% मुस्लिम वोटर्स होने के बावजूद बीजेपी का दूसरे नंबर पर आना बड़ी बात मानी जा रही है। बीजेपी जिस तेजी से बंगाल में पांव पसार रही है, उससे माना यही जा रहा है कि 2019 में वो सभी दलों को कड़ी टक्कर देगी। जिन राज्यों